Hello everyone, myself Sakshi Atia, currently pursuing my MSc in Biotechnology from School of Biotechnology DAVV, and today my topic is production of pharmaceutically important compound and bioenergy generation through biotechnology. So let's begin with it. Introduction. तो बायोटेक्नोलॉजी को हमने बेसिकली दो ब्रांचेस में डिवाइड किया है। पहला है फार्मास्यूटिकल्स और दूसरा है बायोएनर्जी। फार्मास्यूटिकल्स में हम ड्रग्स, एंजाइम्स, वैक्सीन्स और मेडिसिन्स का प्रोडक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ लिविंग सेल्स और ऑर्गेनिजम्स और सम थेराप्यूटिक एजेंट्स। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है इंसुलिन और एंटीबायोटिक्स। इसका मेन एम है टू प्रोड्यूस सेफ़र मेडिसिन्स और कॉस्ट फ्री मेडिसिन्स, ठीक है, जो कि ह्यूमन हेल्थ को इम्प्रूव करे। अब दूसरा बायोएनर्जी। बायोएनर्जी में हम बायोमास का प्रोडक्शन करते हैं फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्सेज। ठीक है, ये सोर्सेज लिविंग सोर्सेज होते हैं, जैसे कि प्लांट और वेस्ट हो गया। ये सपोर्ट करते हैं क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल एनर्जी प्रोडक्शन को। इनका मेन एम होता है टू रिप्लेस फॉसिल फ्यूल्स विद सम इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स। और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकली इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स। ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो कि डिसीज़ ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन में यूज़फुल होते हैं, जो कि माइक्रोब्स, प्लांट सेल्स और आरडीएनए टेक्नोलॉजी से बने हुए होते हैं। बायोलॉजिकली एक्टिव इसलिए क्योंकि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि बॉडी के अंदर जाके कोई ना कोई बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट करे, चाहे वो पॉजिटिव हो या चाहे वो नेगेटिव हो। अब इसके एग्जांपल्स हैं एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स, वैक्सीन्स, एंजाइम्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। फिर इसके बाद इसकी मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, इसमें 6 मेथड्स डिस्कस की हैं। माइक्रोबायल फर्मेंटेशन, प्लांट सेल कल्चर या टिश्यू कल्चर, एनिमल सेल कल्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग और आरडीएनए टेक्नोलॉजी, मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ भी बोलते हैं इसको। फिर इसके बाद पहला माइक्रोबायल फर्मेंटेशन। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया या फंजाई हो गया, जो कि अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बनाता है फर्मेंटर्स में। ठीक है, तो पहले इसमें एग्जाम्पल में हमने ले लिया पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। इसका सिलेक्शन किया ऑन द बेसिस ऑफ यील्ड और स्टेबिलिटी। ठीक है, फिर इसका इनोकुलम प्रिपरेशन किया, यानी कि स्टार्टर कल्चर को प्रिपेयर किया, जिसमें मतलब मेन कल्चर से पहले थोड़े से न्यूट्रिएंट में इनको ग्रो कराते हैं। फिर इसको फर्दर हम मेन कल्चर में डालते हैं, फर्मेंटर में डालते हैं, तो जिसमें उसको कंट्रोल टेम्परेचर, पीएच और ऑक्सीजन सप्लाई मिलता है। फिर इसके बाद प्रोडक्ट की रिकवरी होती है, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और प्योरीफाई करके फॉर्मुलेट कर देते हैं और फाइनल ड्रग की पैकेजिंग हो जाती है। फिर इसके बाद आता है प्लांट टिश्यू कल्चर। इसमें प्लांट सेल या उसके टिश्यूज़ को ग्रो करते हैं स्टेराइल कंडीशंस में किसी न्यूट्रिएंट मीडिया में। ठीक है, और ये प्लांट बेस्ड ड्रग्स बनाते हैं, जैसे कि टेक्सोल, जो कि एंटी कैंसरस है, कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। इसमें प्लांट का सेल या टिश्यू ले लेते हैं, यानी कि एक्सप्लांट का सिलेक्शन करते हैं। फिर कैलस का फॉर्मेशन होता है। फिर कैलस का इंडक्शन होता है सस्पेंशन में। फिर इस सस्पेंशन को अगर लार्ज स्केल पे अपने को प्रोड्यूस करना है तो बायोरिएक्टर में डालते हैं। बायोरिएक्टर में इनको कंट्रोल्ड पीएच मिलेगा, टेम्परेचर मिलेगा, न्यूट्रिएंट सप्लाई मिलेगा। फिर इसके बाद इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और प्योरीफाई कर देंगे। हाँ, इसमें एलिसाइटेशन भी होता है। ये ऐसा ही एक प्रोसेस है जिसमें हम प्लांट को ट्रिक करते हैं कि उनके ऊपर स्ट्रेस आ रहा है, ताकि वो स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में कुछ ऐसे सिग्नल्स जनरेट करें जिससे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन बढ़ जाए। फिर इसके बाद है आरडीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें बेसिकली साइंटिस्ट ने क्या किया, अलग अलग डीएनए को लिया और उनको मर्ज किया और एक यूज़फुल जो है प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, तो इसमें पहले तो जीन आइसोलेट किया जो अपना टारगेट जीन है, और उसको इंसर्ट कर दिया प्लाज्मिड वेक्टर में इसको इंट्रोड्यूस किया। तो ये जो प्लाज्मिड है वो एक कैरियर की तरह काम करेगा इस जीन को ले जाने के लिए। फिर ये जीन को ले जाके होस्ट में डाल देगा। होस्ट में जब ये डालेगा तो होस्ट के पास अब एक खुद का डीएनए है और ये ह्यूमन जीन है। तो ये फिर होस्ट जो है टारगेट प्रोटीन को प्रोड्यूस करेगा, और ये जब प्रोड्यूस होगा तो इसको प्यूरीफाई करके
और इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा। फिर इसके बाद मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग, तो इसमें जो है साइंटिस्ट ने मॉडिफाई किया मेटाबॉलिक पाथवेज़ को, यानी कि ऐसे पाथवेज़ जिनके थ्रू माइक्रोब्स जो है ओवर प्रोड्यूस कर रहे थे डिज़ायर्ड कंपाउंड को, ठीक है, या फिर इसको रीडिज़ाइन किया मेटाबॉलिक पाथवेज़ को। तो पहले तो इन्होंने पाथवे को आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद इन्होंने उनके जीन में मॉडिफिकेशन की, या तो उसमें कुछ जीन्स की कॉपीज़ ऐड कर दी या तो उसमें जीन्स की कुछ कॉपीज़ को डिलीट कर दिया। फिर इसके बाद होस्ट को खुद भी मतलब इम्प्रूव करना था, तो उसमें उसने मतलब ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड हो सके। फिर इसकी ऑप्टिमाइजेशन के बाद फर्मेंटेशन प्रोसेस में इसको डाला ताकि इसको प्रॉपर जो है कंट्रोल्ड कंडीशंस मिल सके। फिर इसके बाद प्रोडक्ट का एक्सट्रैक्शन किया और उनको अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट या एंटीबायोटिक्स मिल गया। फिर इसके बाद एनिमल सेल कल्चर, इसमें एनिमल सेल को ग्रो करते हैं, ग्रोइंग एनिमल सेल्स इन कंट्रोल्ड लैब कंडीशन, ठीक है, टू प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स एंड वैक्सीन्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है एरिथ्रोपोइटिन, EPO और रेबीज़ और पोलियो वैक्सीन्स प्रोड्यूस्ड इन CHO एंड वेरो सेल्स। CHO और वेरो सेल्स क्या होता है? CHO होता है चाइनीज़ हैमस्टर ओवरी सेल्स और वेरो सेल्स जो होते हैं मंकी की किडनी में पाए जाते हैं। अब इसमें सेल लाइन का सिलेक्शन किया, फिर वैसे ही कल्चर मीडिया का प्रिपरेशन किया, इनोकुलेशन किया ताकि ग्रोथ हो सके। फिर इसका प्रोटीन एक्सप्रेशन या प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मेशन के बाद इसको हार्वेस्ट किया और प्योरीफाई कर दिया। फिर इसके बाद हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, तो बेसिकली इसमें जो है अपन ने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को प्रोड्यूस किया, ठीक है, बाय फ्यूजिंग बी लिम्फोसाइट बी सेल्स विथ माइलोमा सेल्स जो कि कैंसरस सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये इसका यूज़ किया है कैंसर थेरेपी के डायग्नोस्टिक्स में। और इसमें क्या हुआ कि एक माउस को लिया और उसमें एक वायरस प्रोटीन या एंटीजन इंजेक्ट किया, तो इसका इम्यून सिस्टम जो है बी सेल्स बनाएगा, ठीक है, बी सेल्स बनाएगा। और ये बी सेल्स जो हैं इस एंटीजन के रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी बनाएंगे। तो जब ये बी सेल्स एंटीबॉडी बनाएंगे उनको आइसोलेट कर लेंगे, आइसोलेशन के बाद इसका फ्यूजन करा देंगे माइलोमा सेल्स से, तो ये एक हाइब्रिड बन गया इन दोनों के फ्यूजन से, इसका नाम रख दिया हाइब्रिडोमा। और फिर इस हाइब्रिडोमा की स्क्रीनिंग की कि कौन से वाले मतलब सेल से हमें अपनी डिज़ायर्ड एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो रहा था, तो उसको अलग किया और उसको फिर अलग निकाल के उसकी क्लोनिंग की और उसका प्रोडक्शन किया लार्ज स्केल पे। और बस यही उन्होंने इस टेक्नोलॉजी में किया। फिर इसके बाद डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, तो इसमें सेल हार्वेस्टिंग है, सेल डिसरप्शन है, प्रोडक्ट आइसोलेशन है और प्यूरिफिकेशन और फॉर्मुलेशन। सेल हार्वेस्टिंग में है सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन और फिल्ट्रेशन, इनमें ये दो मेथड्स का यूज़ करते हैं। सेल डिसरप्शन में मैकेनिकल और केमिकल लाइसिस, मैकेनिकल में जो फिज़िकल मेथड्स होती हैं जैसे कि होमोजेनाइजेशन हो गया, फ्रीज तो हो गया, अल्ट्रासोनिकेशन हो गया। प्रोडक्ट आइसोलेशन में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और प्रेसिपिटेशन का यूज़ किया। प्यूरिफिकेशन के लिए क्रोमेटोग्राफी यानी कि आयन एक्सचेंज और एफिनिटी और फॉर्मुलेशन हो गया। फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स यानी कि जैसे अभी इंसुलिन का प्रोडक्शन हुआ था, जीन को अपन ने लिया और उसको प्लाज्मिड में डाला, फिर प्लाज्मिड उसको कैरियर की तरह लेके जाएगा, ठीक है, उसके 2 जीन्स हो जाएंगे, फिर वो प्रोड्यूस करेगा इंसुलिन को, फिर उसका एक्सट्रैक्शन होगा, प्यूरिफिकेशन होगा, फर्मेंटेशन और रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया की स्क्रीनिंग करा देंगे। फिर इसके बाद पेनिसिलिन का प्रोडक्शन होगा। हाँ, तो अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन। फिर इसमें क्या किया, पहले पेनिसिलिन क्राइसोजेनम को लिया और इसको स्मॉल कल्चर में ग्रो किया, ठीक है, स्टार्टर कल्चर में। फिर उसको बड़े फर्मेंटर में डाला ताकि उसको न्यूट्रिएंट रिच मीडियम मिल सके, न्यूट्रिएंट्स मिल सकें, उसको नाइट्रोजन सोर्सेज मिल सकें। फिर इसको जो है
इसका फिल्ट्रेशन किया और इसका बाकी के बायोमास से इसको हटा लिया, ब्रोथ से सेपरेट कर लिया। फिर इसको सेपरेट करने के बाद इसको प्यूरिफाई किया और इसका क्रिस्टलाइजेशन कर दिया और इससे अपने को प्योर एंटीबायोटिक जो है मिल जाएगी। फिर इसके बाद जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन, तो इसमें सेम वही कैलस इंडक्शन, प्लांट एक्सप्लांट का सिलेक्शन करते हैं, फिर इसका कैलस इंडक्शन करते हैं। कैलस के बाद इस कैलस को सस्पेंशन कल्चर में डाल देते हैं, फिर उसके बाद एक्सट्रैक्शन करते हैं। एक्सट्रैक्शन के बाद इसका प्योरिफिकेशन कर देते हैं और फिर क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं टू आइसोलेट ये प्योर कंपाउंड्स, ठीक है। फिर इसके बाद इंट्रोडक्शन टू बायो एनर्जी। बायो एनर्जी जो है एक रिन्यूएबल एनर्जी है जो कि बायोलॉजिकल सोर्सेज से डेराइव हुई है, ठीक है, जो कि बायोलॉजिकल सोर्सेज हैं जो कि प्लांट, एग्रीकल्चर रेसिड्यूज़, एनिमल वेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, बायोमास को जो है कन्वर्ट करते हैं यूज़फुल फॉर्म्स में, जैसे कि हीट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, बायोफ्यूल्स हो गया। और बायोफ्यूल्स में भी दिया है एग्जांपल, एथेनॉल हो गया, बायोडीजल हो गया, बायोगैस हो गया। तो इसमें जो है ये बायो एनर्जी जो फॉसिल फ्यूल से एकदम ही अलग, यानी कि ये कार्बन न्यूट्रल होती है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है एनर्जी जनरेशन के मतलब दौरान, है ना। और फिर इसके बाद ये बायो एनर्जी जो है बायोलॉजिकल सोर्स की एनर्जी है, ठीक है, रिन्यूएबल है, सस्टेनेबल है, ऑल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल्स। फिर इसके बाद इसके टाइप्स पढ़ेंगे और जिसमें होगा इंट्रोडक्शन, पहले तो ये डायग्राम, फिर इसके बाद इसके मेन फॉर्म्स पढ़ेंगे। मेन फॉर्म्स में आएगा बायो एथेनॉल, बायोडीजल, बायोगैस, बायोहाइड्रोजन एंड बायो पावर। तो फिर इसके बाद आएगा बायो एथेनॉल का प्रोडक्शन। तो इसका प्रोडक्शन होता है शुगर के फर्मेंटेशन से, जैसे कि शुगर केन ले लिया, मेज़ ले लिया, और इसमें माइक्रोब्स यूज़ होते हैं, सैक्रोमाइसीस, सेरेविएसी, ठीक है, और ये ज़ाइमोमोनास मोबाइलिस भी होता है। तो पहले रॉ मटेरियल लेंगे, जैसे कि शुगर केन या कॉर्न ले लिया, फिर इसका प्री ट्रीटमेंट करेंगे, यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में होगा इसको ब्रेक डाउन करके सिंपल कंपाउंड्स में इसको कन्वर्ट कर देंगे। फिर ये जो सिंपल शुगर्स अपने को मिला है उसको फर्मेंटर में डालेंगे और उसका फर्मेंटेशन कर देंगे। फिर इसके बाद फर्मेंटेशन के बाद जो अपने को मिलेगा बायो एथेनॉल, उसमें थोड़ा सा वाटर भी होगा। ये बायो एथेनॉल मिलने के बाद उसमें थोड़ा सा वाटर होगा, तो वाटर को रिमूव करने के लिए इसमें से अपन इसका डिस्टिलेशन करेंगे और फर्दर एकदम ही प्योरीफाई करने के लिए इसका डिहाइड्रेशन कर देंगे और प्योरीफिकेशन करने के बाद अपने को अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा। फिर इसके बाद बायोडीजल प्रोडक्शन, तो ये वेजिटेबल ऑयल से या एनिमल फैट से बनते हैं और ये बनते हैं ट्रांस एस्टेरिफिकेशन की मेथड से, और इसमें फीड स्टॉक लेते हैं, फिर उसको ट्रांस एस्टेरिफाई करते हैं, फिर इससे बायो डीजल बन जाता है और सेपरेशन इसका कर लेते हैं और अपने को अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिल जाता है। इसमें कैटलिस्ट जो है NaOH और KOH होता है, प्लस मेथेनॉल और एथेनॉल होता है। बायो प्रोडक्ट्स इसके जो निकलते हैं वो डीजल, बायोडीजल एंड ग्लिसरॉल, और ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली है। इसमें CO2 का लोअर एमिशन होता है, मतलब कंपैरेटिवली कम होता है। फिर इसके बाद है बायोगैस प्रोडक्शन, ये तो पता ही है, एनाएरोबिक डाइजेशन होता है ऑर्गेनिक वेस्ट का, और ये होता है मेथनोजेनिक बैक्टीरिया के थ्रू, और इसके कंपोनेंट्स हैं मीथेन, CH4, CO2, ट्रेस गैसेस होती हैं, और ये कुकिंग में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज़ होता है, व्हीकल में भी एज अ फ्यूल यूज़ होता है, ठीक है। और फिर इसके बाद है बायोहाइड्रोजन प्रोडक्शन। हाँ, तो इसमें ये 2 टाइप से प्रोड्यूस होता है, फोटोबायोलॉजिकल मेथड से
और डार्क फर्मेंटेशन से। तो डार्क फर्मेंटेशन में क्या होता है, जो फीड स्टॉक होता है ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, इसकी प्री ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। फिर इसको जो है फर्मेंटेशन करेंगे एनाएरोबिक, ये बैक्टीरिया के साथ कोलेस्ट्रीडियम की स्पीशीज़ लेंगे। फिर इसके बाद इसमें से हाइड्रोजन आएगा जिसको प्यूरिफिकेशन कर लेंगे, जिसको और स्टोर कर लेंगे। और इसमें जो फोटोबायोलॉजिकल मेथड है, तो इसमें अपन एल्गी को जो है फोटोबायो रिएक्टर में कल्चर करेंगे। तो ये जो फोटोबायो रिएक्टर की जो सोलर एनर्जी है ना, एल्गी उसको यूज़ करेगी और वाटर को जो है स्प्लिट कर देगी। वाटर को स्प्लिट करेगी तो अपने को H2 मिल जाएगा और फिर अपन इसको फर्दर प्यूरिफाई कर सकते हैं और अपने को हाइड्रोजन मिल जाएगा। फिर इसके बाद बायो पावर प्रोडक्शन, तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है बाय बर्निंग और गैसिफाइंग बायोमास, जो कि वुड या वुड रेसिड्यूज से मिलता है। और ये जो है रिन्यूएबल एनर्जी है फॉर होम्स एंड इंडस्ट्रीज़। और ये इसका डायग्राम है, ये बायोमास फीड स्टॉक है, फिर इसका फर्दर कंबशन हुआ है, फिर ये देखो टरबाइन जनरेटर, ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से प्रोड्यूस हो गई। फिर इसके बाद इसके एप्लीकेशंस, तो फार्मास्यूटिकल्स में इसके एप्लीकेशंस जो है, यानी कि बल्क में हम जो है लाइफ सेविंग ड्रग्स मतलब लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। और कॉस्ट इफ़ेक्टिव थेरेपीज़ में भी ये यूज़फुल है। और वैक्सीन डेवलपमेंट और एनर्जी में भी, बायो एनर्जी में भी यूज़फुल है। इसमें रिन्यूएबल और सस्टेनेबल एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, वेस्ट रिडक्शन होता है, कम से कम होता है मतलब, और एनर्जी सिक्योरिटी हो जाती है फॉर फ्यूचर के लिए, मतलब एनर्जी सिक्योर कर सकते हैं हम अपने आगे के टाइम के लिए। और फिर इसके बाद कंक्लूजन, ये सारे इसका फार्मास्यूटिकल इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मेडिसिन्स में इनका यूज़ है, ये इको फ्रेंडली सिंथेसिस कराते हैं बहुत सारे वाइटल ड्रग्स के, और ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होते हैं जैसे कि पहले भी देखा। और फिर इसके बाद बायो एनर्जी जनरेशन जो है एक सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव है फॉसिल फ्यूल का, ठीक है। ये रिन्यूएबल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करता है। और ये जो है दोनों ही फील्ड बायोटेक्नोलॉजी ब्रिजेस हेल्थ को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। और ये इसके कंक्लूजन है। और दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।